फिजिक्स का एक और बेहतरीन टॉपिक जो कि है कोलिजन के बारे में। देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है और इंटरेस्टिंग क्यों? क्योंकि ना हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं कोलिजन होता रहता है। कोलिजन का मतलब क्या है? टकराना, टकरा के टूट जाना। अगर हम किसी चौक को या किसी पार्टिकल को या किसी बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तब वो किसी दूसरी सरफेस के साथ जाके कोलाइड होती है, वो किसी दूसरी सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है। कोलाइड मतलब टकराना। जब वो कोलाइड करती है, टकराती है, तो इसके बाद क्या होता है? अगर ये बात आप समझ गए कि कोलाइड करने के बाद क्या होता है तो उसका आप यूज करना सीख जाओगे। देखो फिजिक्स का नेचर है कि हमें नेचर में जो भी फिनोमिना है वो दिखाती है, वो ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद, समझने के बाद उसका यूज करना ये बहुत जरूरी है। इसी कोलिजन के एक यूज को हमने सीखा, नेचर के बिहेवियर को समझा, और जब यूज किया तो हमने वेपन्स बनाए, हमने एनर्जी बनाई बहुत ज्यादा अमाउंट में, जिसको हम कहते हैं थर्मल रिएक्टर, स्लो न्यूट्रॉन रिएक्टर, फास्ट न्यूट्रॉन रिएक्टर। हमने इन सारे फिनोमिना से बहुत सारे ऐसे ऐसे एप्लीकेशन, ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं फिजिक्स में जो कि हम आज डे टू डे लाइफ में अच्छे खासे पैमाने पर यूज करते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर यूज करते हैं। तो हमें पहले इसका बेसिक समझना है कि कोलिजन होता क्या है। कोलिजन के बेसिक के समझने के बाद इसके यूज को समझेंगे, और यूज को कैसे समझना है? इसकी मैथमेटिक्स से। इसकी मैथमेटिक्स में हेराफेरी करनी है, और क्या होगा उसकी हेराफेरी से ये हमें समझना है, और वही इसका यूज होता है। पहले हम समझते हैं, फिर उसकी मैथमेटिक्स में इक्वेशन बदलते हैं, और बदलने का रीजन ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया बदल दिया, कहीं ना कहीं डिपेंड करना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि कोलिजन होता है क्या है। कोलिजन इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फिनोमिनन। ये अलग अलग फिनोमिना होती हैं, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू स्ट्राइकिंग। जब कोई बॉडी स्ट्राइक करती है तो उसके कारण अलग अलग फिनोमिना होती है, लाइक ब्रेक हो जाना, उस बॉडी का रिबाउंड कर जाना, मोमेंटम का बदलना, एनर्जी निकलना, साउंड निकलना। तो इन सब की स्टडी हम करते हैं कोलिजन में। अच्छा, तो जब हम इन सब की स्टडी कोलिजन में करते हैं तो मेन प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो ये कि होता क्या है। तो क्या होता है ये देखो, में स्पीड चेंज, स्ट्राइक करने से स्पीड बदल सकती है और नहीं भी बदल सकती। जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के साथ जुड़ी हुई दो कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 1 मोमेंटम, नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में क्या फर्क आएगा? और जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो नंबर 3 मैकेनिकल एनर्जी। तो मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी ये हमारे नेचर के एक डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है। अगर ये रोल है तो समझ लो क्या है ये। अच्छा, उससे पहले देखो एक चीज, हम एक बहुत फेमस एग्जांपल देखते हैं, वो ये कि हमारे पास एक बड़ा सा पार्टिकल है, यहां पर उसका मास कैपिटल M, वो अपने आप ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है? तो हमारे नेचर में जो पार्टिकल हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब उनकी लाइफ होती है, वो अपने आप में अपने न्यूट्रॉन, अपने न्यूक्लियस को तोड़ते रहते हैं। उनके न्यूक्लियस से कोई ना कोई रेडिएशन निकलती रहती है, जैसे गामा रेडिएशन, एक्स रे। हम एक्स रे तभी तो यूज कर पाए कि एक न्यूक्लियस लिया, उसको देखा, उसमें से रेडिएशन निकल रही थी। और रेडिएशन क्यों निकलती है? उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है, तो एक्स रे बन गया। तो जब उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो उसके पार्टिकल 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में बिखर जाते हैं। बिखरने के बाद कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, कोई कहां, ये निकल जाते हैं। अच्छा, एक पार्टिकल यहां आ गया, एक पार्टिकल यहां आ गया, एक पार्टिकल यहां आ गया। एक बात है कि इन तीनों पार्टिकल की जो जाने की डायरेक्शन होती है ना,
वो डिपेंड करती है इनके मोमेंटम पर, इनके एनर्जी पर, इनके कंजर्व रहने की प्रॉपर्टी पर। सिंपल सिंपल बात कहूं तो कोलिजन में हम इसी को पढ़ेंगे कि जब कोई बॉडी ब्रेक होती है, टूट जाती है, तो उसके अंदर जो फिनोमिना हो रही है वो किसी पर डिपेंड करती है कि अपनी मर्जी से उड़ ली है। ये इधर जाता है तो ये इधर क्यों आया, ये इस पे डिपेंड कर गया, ये इस पे डिपेंड करेगा। ये पीछे क्यों आया, ये इन पे डिपेंड करेगा। तो आगे जाना पीछे जाना ये एक दूसरे पे डिपेंड करता है, और इनकी डिपेंडेंसी हमें बताएगी इनकी मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, और उसी कैलकुलेशन को समझना हमारा पहला रोल होगा। अच्छा, उस पहले रोल से स्टार्टिंग हम एक चीज जानते हैं कि पहला रोल हम पढ़ेंगे कि कैसे डिपेंड करता है। उससे पहले इसको देखो, मोमेंटम। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये अगर मोमेंटम वेक्टर है तो जब हम मोमेंटम को ऐड करेंगे टोटल मोमेंटम को, तो वो वेक्टर सम एडिशन होगा। और वेक्टर सम एडिशन ऐसे 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 नहीं होता, इसको हमें वन डायमेंशन करना पड़ता है। तो हम मोमेंटम को ऐड करते वक्त एक बात याद रखेंगे कि सबको एक लाइन में जोड़ना है। या तो ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, या तो ऐसे करके, ऐसे या ऐसे या ऐसे। इसका इस लाइन में इफेक्ट क्या है वो, इसका इस लाइन में इफेक्ट क्या है वो, इसका इस लाइन में इफेक्ट क्या है वो, तब तीनों को ऐड करके इनका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। उससे पहले जब कोई भी न्यूक्लियस ब्रेक होता है या कोई भी कोलिजन की फिनोमिना होती है, तो हमारे पास मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इनके साथ क्या होता है। देखो, हमने नेचर में कुछ केस देखने हैं। वो केस कैसे कैसे होते हैं, देखो, ऐसा कि एक पार्टिकल यहां वो एक जमीन से टकराता है, अर्थ से। तो जैसे ये टकराने की तरफ आता है तो हमें एक बात पता है, वो ये कि ग्रेविटी इस पर कंटिन्यू फोर्स लगा रही है। और जब फोर्स लगती जाती है तो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लग रही है तो फोर्स उसको तब तक एक्सेलरेट कराती रहेगी। जब तक फोर्स रहेगी तब तक इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। तो यहां से इसकी स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो इसकी स्पीड यहां पर v1, और जब ये टकराएगा तो इसके साथ फिनोमिना ये होती है कि ये कंप्रेस होगा, फिर वापस आएगा। कंप्रेस नहीं हुआ तो भी वापस जाएगा। वापस जाने को क्या बोलते हैं, रिबाउंड होना। रिबाउंड, ये यहां से टकरा के ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर जाएगा तब इसकी स्पीड ग्रेविटी कम करेगी। यहां टकराया, अर्थ ने इसको धक्का दिया तो ये ऊपर जाएगा, इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। जो रफ्तार ये होती है v1, जो बढ़ने वाली होती है, इसको जब टकराने के बाद रफ्तार मिलती है वो रफ्तार v2 होती है। और ऐसे केस में v1 इक्वल्स टू v2 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एक केस ये मिलेगा आपको कि रफ्तार सेम। दूसरा केस ऐसा भी मिल सकता है आपको कि जब एक बॉल किसी ग्राउंड से टकराएगी तो उसकी रफ्तार v1 होगी, और जब टकरा कर वापस जाएगी तब उसकी रफ्तार बदल जाएगी। अब इस केस में क्या हुआ, ये सेम हाइट पर पहुंचा। इस केस में ये डिफरेंट हाइट पर है। डिफरेंट हाइट पर आया इसीलिए इसकी रफ्तार v1 और इसकी v2, और इस केस में ये भी हो सकता है कि v1 v2 के इक्वल नहीं हो। ये दूसरा केस हो सकता है, ये पहला केस। और तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि बॉल टकराई, v1 रफ्तार, और बॉल टकराने के बाद चिपक गई, v2 रफ्तार। रफ्तार है ही कहां, तो v1 हो सकता है लेकिन v2 0 हो सकता है। तीन केस बहुत फेमस होते हैं।
ये कब देखते हैं? तो ये हम तब देखते हैं जब हमने एक प्लास्टिक का या कोई भी आटे की गोली जैसे हमने किसी दीवार पर फेंका तो वो चिपक जाता है, वापस नहीं आता। हम जिससे क्रिकेट खेलते हैं वो रबर वाली बॉल, उसको ऐसे थ्रो करते हैं तो वापस आती है। ऐसे यहां से छोड़ा तो वो उछल के यहां तक आती है, यहां से ड्रॉप करते यहां तक आती है। एक छोटी सी बॉल होती है, इसको यहां से छोड़ते हैं वापस टकरा के यहां तक आ जाती है, कोई यहां तक आती है। तो इन तीनों केसेस को हमें एक एक करके देखना है। नंबर 1, इसको कहते हैं हम इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, ये पूरा नहीं आया, इलास्टिक नहीं है, तो इन इलास्टिक। ये बिल्कुल नहीं आया, चिपक गया, तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक। और परफेक्टली इन इलास्टिक को हम प्लास्टिक भी कहते हैं, प्लास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इन तीनों को देखना है हमें। इन तीनों को देखने से पहले ना, अब एक क्वांटिटी हमारे पास और है, उसको कहते हैं रेस्टिट्यूशन। वो देखते हैं एक बार। क्या होता है कि जब हम कभी थक जाते हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होने लग जाती है, और हमारे फ्रेंड कहते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो, एनर्जी बचा लो। तो रेस्टिट्यूशन एक वही केस है जहां पर हम किसी चीज को सेव करते हैं। क्या सेव करते हैं? तो वो देखो, रेस्टिट्यूशन में हम स्पीड को सेव करते हैं। स्पीड तो मेन है, स्पीड को सेव किया, मोमेंटम सेव हो गया, काइनेटिक एनर्जी सेव हो गई। तो रेस्टिट्यूशन में हम स्पीड को सेव कर लेते हैं, और उसके सेव करने से काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, ये सब बच गया। कैसे होता है? इस वाले केस में सोचें तो यहां से स्पीड आई, ये वापस चली गई, कोई भी स्पीड का लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ, जितनी स्पीड उतनी वापस। तो इसमें पूरी की पूरी स्पीड बच गई। इसमें कुछ स्पीड लॉस हो चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी भी लॉस हो गई, मोमेंटम भी लॉस हो गया। आ रही बात समझ में? इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लॉस नहीं हुई, मोमेंटम भी लॉस नहीं हुआ, नो लॉस्ट। इसमें लॉस्ट हो गया, इसमें कंप्लीट लॉस्ट हो गया। किस वजह से हुआ ये लॉस्ट? स्पीड के खत्म हो जाने से। यहां पर बिल्कुल स्पीड नहीं बची, यहां पर स्पीड बचती है। इसको दोबारा समझो। जब ये बॉल इसकी तरफ अप्रोच कर रही थी, सेपरेट होते वक्त, जमीन से सेपरेट होते वक्त ये ऊपर चली गई। सेपरेशन वाली स्पीड और अप्रोच वाली स्पीड दोनों सेम है। इसमें अप्रोच वाली स्पीड, सेपरेशन वाली स्पीड अलग अलग। इसमें तो अलग तो है ही, लेकिन इसमें सेपरेशन खत्म। तो रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि स्पीड कितना बचा? देखिए, जब हम कोलिजन की बात करें, मोमेंटम की बात करें, तो वो कोलिजन हो या मोमेंटम हो, एक बात हमें पता है। वो क्या? ये देखो छोटा सा, मोमेंटम इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये हमें पता है पहले से कि मोमेंटम फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। व्हाट मोमेंटम? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन इज ए फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर इस बॉल पर बैठ के मैं आऊं तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। मैं बाहर से देखूं अगर, तो मेरे लिए सिस्टम है ये पूरा। अगर मेरे लिए ये सिस्टम है बाहर से देखने पे, तो इसमें जो भी प्रोसेस हो रही है इट इज इंटरनल, और इंटरनल फोर्स में मोमेंटम कंजर्व होता है। और जब मोमेंटम की बात करें, इंटरनल फोर्स की बात करें, तो हम 2, 3, 4 उसमें एजेंट को लेते हैं। यहां पर एक एजेंट ये जो फोर्स लगाएगा, दूसरा एजेंट ये भी फोर्स लगाएगा। मानो कि एक बॉल है, ये भी चल के आ रही है, ये भी चल के आ रही है ऐसे करके,
तो दोनों के पास रफ्तार है। मैं बाहर से देखने वाला तो मेरे लिए सारा का सारा इंटरनल है, इस पर बैठ के देखूंगा तब इंटरनल नहीं है, तब गड़बड़ है। अच्छा, मैं बैठ के देखता हूं जब मैं ऐसी बात करूं कि मैंने अपना फ्रेम बदल लिया, रेफरेंस बदल लिया। एक बात तुरंत समझ जाओ, ये सब प्रोसेस में हम बात कर रहे हैं कि मोशन यूनिफॉर्म। मुझे अपना चलना पता नहीं लग रहा इसमें लगता है। हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें एक्सेलरेशन को भी रिलेटिव बना दिया। मतलब अगर मैं इस पे बैठकर आऊं तो मुझे लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है, और जब ये मेरी तरफ आता है तो मेरे लिए मुझे एक चोट लगाएगा, उसने मुझे धक्का दिया। अगर फोर्स का फील हुआ, फोर्स है, कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल। कैसे है? अगर मुझे कोई धक्का देगा तो मैं क्या कहूंगा? उसने मुझे फोर्स लगाया। मैं बाहर से देखूंगा इसको तो मैं कहूंगा कि दोनों ने आपस में फोर्स लगाया। आपस में लगाया तो इंटरनल है। तो बाहर से देखने पे ये कंजर्व है और बैठ के देखने पे कंजर्व नहीं है। तो हम ना पहले बाहर से देख लेते हैं। हमने समझा कि मोमेंटम कंजर्वेशन फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इसके बारे में सोचेंगे हम केवल। इसलिए हम बोलेंगे इसकी स्पीड u1, इसकी स्पीड u2। जब दोनों टकराए सेपरेट होने स्टार्ट हो गए, स्पीड v1, स्पीड v2। तो सेपरेशन स्पीड और अप्रोच स्पीड, इनकी बात करेंगे। कितना लॉस्ट हुआ, कितना परसेंटेज। हम एग्जाम में हमारे जो मार्क्स आते थे क्या कहते हैं हम, हमारे 100 में से 80 मार्क्स आए तो 20% कम हो गए। यही हम यहां पर करेंगे कंपैरिजन, कि हमारा स्पीड में कितना लॉस हुआ वो देखेंगे। देखो अप्रोच स्पीड कितना, u1 माइनस u2। सेपरेशन कितना, जब वो सेपरेट होगा तब उसको लिखेंगे v2 माइनस v1। ये u1 माइनस u2, ये v2 माइनस v1 क्यों? तो सुनो, जब हम इसकी बात करेंगे, दोनों टकराते हैं फिर सेपरेट होते हैं, तो सेपरेशन हम उसका बोलेंगे जो इसके रेस्पेक्ट में ये दूर जा रहा है। तो ये सेपरेट हो रहा है, ये u2 स्पीड से आता है, ये v2 स्पीड से वापस जाता है। v2 माइनस v1, u1 माइनस u2। ये केस क्यों बनता है इसको हम इसको पढ़ते वक्त समझ लेंगे। इससे क्या पता चलता है कि अप्रोच की स्पीड 100 थी और सेपरेशन की रफ्तार 80 थी। इसका मतलब हमने कंपेयर कर लिया। किसकी रफ्तार की बात हो रही है, किसका हम बचा रहे हैं स्पीड? हम स्पीड दो में से एक की स्पीड की बात कर रहे हैं। जैसे जब ये टकराएगा इधर, दो बॉल टकराएंगी तो स्पीड किसी ना किसी एक की बोलेंगे हम, कि तुम अपनी स्पीड कितनी बचाए और तुम अपनी स्पीड कितनी बचाए, यही तो बोलेंगे ना। जैसे हमारे फ्रेंड हमें बोलते तुम अपनी एनर्जी बचा लो, तो ये बॉल जो u1 स्पीड है और u2 स्पीड है, u1 वाला कहेगा कि तुम अपनी स्पीड कितनी बचाए। इसीलिए कितनी बचाए, v2 माइनस v1 हमने इससे पूछा। टोटल कितना, u1 माइनस u2। हम दोनों के u1 माइनस u2 क्या चीज है? ये रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, प्लस भी और माइनस भी। डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। ये देखो, स्पीड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड विल बी u1 माइनस u2। अगर ये अपोजिट आ रहा है तो माइनस की जगह पे प्लस लग जाएगा। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा। ये देखा था हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ते वक्त। तो ये रिलेटिव स्पीड है, ये भी रिलेटिव स्पीड है कि v2 ने रफ्तार कितनी बचाई। देखो वेलोसिटी ऑफ v2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो v2 माइनस v1। और यही तो मैंने लिखा था कि फर्स्ट की स्पीड कितनी, हमने बोला 100, सेकंड ने कितनी बचाई, ये स्पीड बचा ली इन्होंने। इसी को हम बोलते हैं
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं और क्या लिखते हैं कि V2 ने कितनी रफ्तार बचाई। ये माइनस होगा या प्लस होगा वो तो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड है। फर्स्ट अपनी रफ्तार बताएगा कि मेरी रफ्तार 100 है, जब वो मेरे पास आया तो उसने अपनी रफ्तार कितनी बचाई, ये, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका इसमें बहुत यूज है, कैसे कैसे है इसको समझेंगे हम। देखो, कोई भी जब किसी रफ्तार को बचाएगा तो वो कितनी रफ्तार बचा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी थी उतनी रख सकता है, लेकिन उससे ज्यादा क्या बचा सकता है क्या। जैसे मैं अपना फूड अपने टिफिन में स्टोर करके रखता हूं, जितना है मेरे पास उसी को स्टोर करके मैं उसको रख सकता हूं, उससे ज्यादा तो मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि फ्रैक्शन बताता है, वो फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 हो सकता है, या तो बिल्कुल नहीं बचाएगा, बिल्कुल नहीं बचाएगा तो वो 0 हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं बचाया, या तो 0 से कम बचाएगा, मतलब 1 से कम, ये हो सकता है। इसने पूरा बचा दिया तो ये इसके लिए हो जाएगा, इसने बिल्कुल नहीं बचाया, इसने थोड़ा कम बचाया, ठीक है। अब ये कैसे कैसे होती है फिनोमेना, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, इलास्टिक कोलिजन का ये फिनोमिना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट M1 एक M2, ठीक। M1 के मूव करने की रफ्तार U1, M2 चलता है तो रफ्तार U2, और जब दोनों कोलाइड करते हैं, ये कोलाइड करने के बाद इनकी रफ्तार चेंज हो जाएगी, V1 V2, और हमने इसको एक डायरेक्शन में लिया, 1 डायमेंशन में। हमें उसी में कैलकुलेशन इजी पड़ेगा, फाइनली उसी में करना होता। अब V1 और V2 कितना होगा हमें ये पता करना है। ये U1 ग्रेटर देन U2, ये हमें बात पता रहेगी कि U1 कितना है, U2 कितना है, और ये पता रहेगा कि U1 ग्रेटर देन U2 है, या फिर U2 ग्रेटर है U1 से, और दोनों ऐसे आ रहे हैं। जब वो ऐसे टकराएंगे तो भी फिनोमिना एक होगी कोलिजन की, उसके बाद भी वेलोसिटी बदलेगी, कितनी हो जाएगी वो हमें फाइंड करनी है। इनके मास भी हमें पता होंगे, बस ये फाइंड करना होगा। कौन सा कोलिजन है, इलास्टिक। तो इलास्टिक कोलिजन में 2 चीजें या तो कहें 3, ये बहुत मायने रखती हैं। पहला, कोई भी लॉस नहीं है, इसीलिए हम लिखते हैं मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हाँ, मोमेंटम कंजर्व क्यों है, क्योंकि हम इसको एक सिस्टम मान रहे हैं और हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सब कुछ प्रोसेस इंटरनल है। मोमेंटम कंजर्व है तो कितना, बिफोर कोलिजन, ये है बिफोर कोलिजन, और ये सब फिनोमिना आफ्टर कोलिजन। कोलिजन हुआ वो नहीं लेना, आफ्टर और बिफोर। मोमेंटम कंजर्वेशन में बिफोर सेम होता है, आफ्टर सेम होता है। तो बिफोर कितना, हम जानते हैं कि M1 U1, फिर टोटल मोमेंटम को ऐड करेंगे, और हमें पता है कि ये सेम डायरेक्शन में है तो cos थीटा 0 हो जाएगा। cos थीटा 0 तो cos 0 होता है 1,
और 1 है तो हम इसको सिंपल सिंपल ऐड कर सकते हैं, प्लस M2U2, हाँ M2 और U2। यहां पर U2 प्लस है कि माइनस, ये डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन क्या। अगर हम स्पेसिफाई कर लें ये सभी डायरेक्शन प्लस की हैं तो ये प्लस मानेंगे, पहले ये करना है आपको। सेकंड पे आफ्टर कोलिजन ये दोनों इक्वल होंगे, तो आफ्टर कोलिजन क्या, M1V1, फिर इसको ऐड करना है टोटल मोमेंटम के लिए, M2V2। हमें कितने अननोन है, 1 2, V1 V2, तो कितनी इक्वेशन, 2 इक्वेशन लगेंगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। सेकंड बनाएंगे, कोई लॉस नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड। हाँ, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv²। क्यों हाफ, क्योंकि दुनिया में जब भी ऑब्जेक्ट को चलना है तो पहले हम रेस्ट पे मानते हैं, फिर वो चलना शुरू करता है, तो उसका एवरेज कितना आता है, हाफ mv²। तो हाफ m1u1² बिफोर कोलिजन, और एनर्जी स्केलर है तो स्केलर एडिशन, हाफ m2u2², फिर फाइनल में आफ्टर कोलिजन हाफ m1v1², हाफ m2v2²। ये ठीक। अब हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए जो मास सेम है उसको एक तरफ और जो अलग है उसको एक तरफ, पहले यहां से करते हैं। तो m1u1 और जो m1 वाला है इसको यहां लेकर आओ, तो माइनस m1v1, और जो m2 वाला है ये प्लस का प्लस रहेगा और माइनस हो जाएगा ये वाला, माइनस में m2u2। अब m1 कॉमन करते हैं यहां से, तो u1 माइनस v1 और m2 कॉमन तो v2 माइनस u2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही काम कर लेते हैं। तो हाफ m1u1², ये मैथमेटिक्स इसकी, और m1 वाले को यहां तो माइनस में हाफ m1v1², और इसको वहां ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में रहेगा, उसको तो छेड़ा नहीं हमने, ये और ये वाला वहां जाके माइनस, हाफ m2u2²। फिर हाफ m1 कॉमन कर देते हैं, तो हाफ m1 कॉमन, u1² माइनस में v1², हाफ m2 कॉमन, तो v2² माइनस में u2²। ये फिर दोनों में हाफ हट जाएगा, m1 u1² माइनस v1 m2, दिस इक्वेशन। अब इसका हम यूज उसमें कर सकते हैं, उसके लिए हमें यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको अगर हम समझें आगे तो a² माइनस b² का फॉर्मूला बना देते हैं। तो m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 इक्वल्स m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u2, ये a माइनस बी a प्लस बी। अब सोचो इसको और इसके बारे में, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं वहां पर, तो हम क्या कर सकते हैं अब, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल में,
फिर वहां पर रख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, यहां से इसका और यहां से ये, तो ये और ये इसमें पुट कर लेंगे, तो हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग 2 and 1, डिवाइड करेंगे तो वो ये कट जाएगा, ये भी और ये भी, तो वहां बचेगा 1 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो इसको लिख लेते हैं ऊपर, u1 प्लस v1, डिवाइड करने पे वो सामने आ जाएगा, v2 प्लस u2, और डिवाइड में इसके 1 1 आ जाएगा। अब u1 को एक तरफ, u2 को एक तरफ, v2 को एक तरफ, v1 को एक तरफ, तो u1 u2 को यहां लेकर आते हैं ये, और v1 को वहां ट्रांसफर करते हैं ये है मैथमेटिक्स। क्या पता चला आपको कि अप्रोचिंग स्पीड, सेपरेशन स्पीड सेम है। कब सेम है ये? जब ये और ये दो टास्क, एक ये और एक ये, जब ये दोनों कंजर्व्ड हैं। और ये कब कंजर्व है? इलास्टिक कोलिजन में। तो इलास्टिक कोलिजन से एक बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आ गया, ये रहा, ये कि स्पीड में कोई लॉस नहीं है, अप्रोचिंग में भी, सेपरेशन में भी। इसीलिए इनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, कि ऊपर v2 माइनस v1, और इसी को हम ये लिख सकते हैं, दोनों कट के 1 आ जाएगा। इसलिए दोनों स्पीड सेम है। अच्छा, अगर ये दोनों स्पीड सेम आ गई हैं, तो एक काम करते हैं, इनकी एक एक करके वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, कहां से करेंगे हम इसको v2 की वैल्यू निकालकर हम इसमें पुट कर लेते हैं। ठीक है, वो ज्यादा इजी है, इस वाले में पुट कर लेंगे v2 की वैल्यू। तो करते हैं, क्या आता है हमारे पास आंसर, लेट्स सी। हम इसको रब कर लेते हैं और इसको भी ऊपर हटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसका। v2 की वैल्यू क्या आएगी? तो v2 सेम, जिसकी वैल्यू निकालनी है, ये माइनस का, तो यहां पर आके प्लस में u1 माइनस u2, अब ये हो जाएगा प्लस में v1। इसमें पुट करते हैं, तो m1 u1, ये आगे एडवांस हम कर रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन, m1 v1 और m2 u1 माइनस u2 प्लस v1। थोड़ा सा जगह बनाते हैं, m1 u1 m1 v1 प्लस में ब्रैकेट में v2 की वैल्यू u1 माइनस u2 प्लस v1। सॉल्व करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल ये, और मल्टीप्लाई इसमें m2 v1, ये हमारे पास एक रिजल्ट। अब इसमें से m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। ठीक है, हमने v2 के साथ इक्वेशन बनाई है, तो हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर ये दोनों v1 है ना, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए इनको एक तरफ रखो, बाकी सब इधर ले आओ। तो v1 है कहां पर? v1 है यहां और यहां पर। v1 की वैल्यू निकालना है, बाकी सब हटा दो। यहां से हटाते हैं, क्या आएगा? m1
U1 प्लस M2 U2। अब इन दोनों में M2 है, तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूं कि M2 कॉमन U1 माइनस U2। ये या तो अभी रहने दो, मैं इसको यहीं पर लाके माइनस कर लेता हूं। तो ये इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में M2 U1 और ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा M2 U2। और इन दोनों में V1 कॉमन है और M1 प्लस में M2। ये मल्टीप्लाई है तो इसको डिवाइड में लेकर आ जाते हैं। हाँ, M1 प्लस में, और इसको यहां से हटा देते हैं। तो ये आ गई V1 की वैल्यू। थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, M1 M2 को कॉमन ले लेते हैं जहां पर आता है कॉमन। ठीक है, यहां पर U1, यहां पर U1, तो U1 कॉमन कर लेते हैं। तो U1 कॉमन M1 माइनस M2। फिर U2 वाला देखते हैं, ये U2 और वो U2, ये दो बार है ना, तो प्लस 2 M2 U2। ठीक है, और तो ये आ गई हमारे पास V1 की वैल्यू। अभी तक क्या किया हमने? अभी तक इसकी मैथमेटिक्स की बात की है, थोड़ी थोड़ी हम इसकी प्रैक्टिकल और बात कर लेते हैं। देखो क्या, एक बात आप समझ गए कि जब इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इलास्टिक कोलिजन में दो बॉल टकराई तो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, क्योंकि स्पीड में कोई बदलाव नहीं, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब कि एक ऐसा कोलिजन है जहां पर कोई भी एनर्जी का लॉस्ट नहीं है। इसका मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड है। तीसरा कि ये भी कंजर्व्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक और पोटेंशियल। तो इसमें तो लॉस हुआ ही नहीं, जितनी काइनेटिक उतनी की उतनी रही, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व। अब सोचो थोड़ा ध्यान से, एक बात जो इसमें सबसे जरूरी हिडन है, वो क्या है? जब कोई भी दो बॉडी टकराती है तो उनके टकराने से आवाज नहीं आती क्या? हीट नहीं निकलती क्या? जैसे ये एक बॉल, ये एक बॉल, जब ये दोनों कोलाइड करेंगे, ऐसे टकराएंगे, तो साउंड आएगा, हीट निकलेगा। जब ऐसा होगा तो एनर्जी लॉस होती है। लेकिन हमने क्या पढ़ा इस कोलिजन में? नो लॉस ऑफ एनर्जी। चलो, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब कि ये पॉसिबल है कि दो बॉडी टकराए और आवाज ना आए। ये तो हम डेली लाइफ में कभी देखते ही नहीं है। हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है कि दो बॉल टकराए और आवाज ना आए। आवाज भी आएगी, हीट भी निकलेगा, तो एनर्जी तो लॉस्ट होगी ना। काइनेटिक लॉस्ट होगी तो जाके क्या मिलेगी? हीट, साउंड, या है नहीं? तो मतलब हीट भी और साउंड भी, ये दोनों ही नहीं निकले। नो हीट, नो साउंड, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हो। तो इसीलिए हम इलास्टिक कोलिजन को अपने डेली लाइफ में कभी नहीं देखते। लेकिन एक जगह है जहां पर इसको हम फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो जगह है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल पर। मतलब कि न्यूक्लियर लेवल पर यह काम करता है। क्यों करता है काम? क्योंकि उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं उनका टकराने में
लगभग ना के बराबर एनर्जी लॉस्ट होती है। हीट और साउंड निकलता ही नहीं है क्योंकि मास ज्यादा बड़ा नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए न्यूक्लियर लेवल पर यह काम करता है, लेकिन डेली लाइफ में यह काम नहीं करेगा। नो, नॉट पॉसिबल इन डेली लाइफ। पॉसिबल ही नहीं है ना। इसीलिए हम एक बात समझ गए कि इसका यूज न्यूक्लियर लेवल पर है। कैसे है, अब ये पढ़ना है हमें। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, पहले मैथमेटिक्स, फिर मैथमेटिक्स से उसका तोड़ मरोड़ के एक रिजल्ट निकालेंगे जिसके थ्रू हम वेपन्स बनाते हैं, यूज करते हैं। अब एक बार यूज करके देखते हैं इसको। तो यूज कैसे करेंगे ये सोचना है हमें। तो V1 की वैल्यू ये रही। एक काम करते हैं, V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हाँ, वो इक्वेशन कहां पर गई, ये रही। तो मैं इनको पहले हटा देता हूं। यहां से हमने पहले V2 एलिमिनेट किया था, V1 एलिमिनेट कर लेते हैं। चलो पहले V1 को एलिमिनेट करते हैं, तो इसको हम यहां से अब हटा देते हैं। ये V2 को एलिमिनेट किया था, लेट्स री एलिमिनेट चलो इसे निकालते हैं। V1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों यहां आके माइनस, तो V2 प्लस में, या तो एक काम करते हैं इसको माइनस कर लेते हैं, इन दोनों को ऐसे रह देते हैं। तो क्या करें, चलो जो कर रहे थे वही करते हैं। V2 प्लस में रहेगा, माइनस में U1, प्लस में U2। ओके, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में, और ये जाएगा तो ये प्लस में। अब इसको वहां पर V1 को रखा था हमने, तो इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, U1 U2 सेम, ठीक है। M1 V1 की वैल्यू वो क्या है, V2, तो M1 V2, फिर माइनस में M1 U1, प्लस में M1 U2। ये तबड़ा करने से बढ़िया उधर V1 की वैल्यू जो निकाली वो पुट कर देते हाँ, वो भी पुट कर सकते हैं। हैं। ये तबड़ा करने से कर लेते हैं, जान दो, ठीक है, कर लेते हैं एक बार। अब स्टार्ट कर दिया तो कर लेते हैं फिनिश, क्योंकि एक ही आंसर आएगा दोनों से, और वो M2 V2, M2 V2, ठीक है, वही आंसर आएगा हमारे पास। अब फिर से किसकी वैल्यू निकालनी है, V2 की, तो ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसको यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी सबको इधर शिफ्ट करते हैं। तो M1 U1 प्लस M2 U2 शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसको, प्लस में M1 U1, माइनस में M1 U2, और यहां क्या बचा इक्वल में, M1 V2 और M2 V2, तो V2 कॉमन, M1 प्लस M2। फिर से अब आगे करते हैं। ये V1 की वैल्यू हमें नहीं मिटाना, इसको सेम छोड़ते हैं, क्योंकि इसी का यूज करना है हमें आगे, कि मेन तो स्पीड है ना कोलिजन में। हाँ, अब M1 U1, M1 U1, तो 2M1 U1, ये U2 U2, तो U2 कॉमन, M2 माइनस M1, और ये डिवाइड में लेकर आते हैं, M1 प्लस M2 इक्वल्स टू V2। सो इट इज योर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड, और ये फर्स्ट। एक मिनट, दोनों को फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, अब इनका यूज देखते हैं हम आगे, बाकी सबको हटा देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल पे या किसी दुनिया में कैसे इसे यूज करना है।
अभी यहां से केस लेते हैं, चलो क्या केस बनाते हैं। सबसे पहले हम ये केस बनाएंगे कि M1 जो है वो हैवी है, M2 जो है वो छोटा है। M1 ग्रेटर देन M2, दिस इज योर केस नंबर 1, और मच मच ग्रेटर देन। तो V2 कितना होगा और V1 कितना होगा? देखो, जब M1 बहुत ज्यादा है तो इसको तो रखेंगे पहले 2MU1, तो V2 हो जाएगा यहां पर 2M1U1। M1 बहुत ज्यादा है तो ये तो माइनस में रहेगा, नेग्लिजिबल, कोई फर्क नहीं देगा, तो माइनस में M1U2। और नीचे M2 बहुत छोटा तो नेग्लिजिबल। फिर इनमें से M1 कॉमन लेंगे तो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचेगा हमारे पास? 2U1 माइनस में U2, ये बचेगा। ये आ गई स्पीड। V1 कितना? फर्स्ट केस में हमने ये मान लिया ना कि M1 बहुत भारी है, तो V1 कितना हो जाएगा? M1 ज्यादा है तो M2 नेग्लिजिबल। अगर वो ब्रैकेट पे है, हाँ, ये 2 टू, हाँ सॉरी, 2U1 U1, और ये तो नेग्लिजिबल खत्म, तो U1 M1, ये, और यहां से M2 तो नेग्लिजिबल है, तो इसके साथ इसको ऐड करेंगे तो लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डिवाइड में M1 प्लस M2, तो M1 बचेगा, डिवाइड कर देंगे तो V1 किसके इक्वल आ गया? U1 के। ठीक है, तो V1 इक्वल्स टू U1। अब इस मैथमेटिक्स को स्टडी करो। चलो, M1 भारी है तो इसको क्या मानते हैं हम? कौन सी चीज भारी होती है? हैवी बस? न्यूट्रल लेवल पे चलो ट्रक मानते हैं इसको। रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन एग्जांपल लेके देखो। चलो ये ट्रक है, और जो हल्का होता है इसको बाइक मान लेते हैं। साइकिल मानो, बाइक मानो, ओके। अब सोचो, जब ट्रक बाइक से टकराएगा तो क्या होने वाला है? तो बाइक की रफ्तार उड़ जाएगा, वो डबल हो जाएगा, और यही तो हो रहा है यहां पर। अगर हम देखें कि बाइक अपनी रफ्तार से चलती है, कितनी रफ्तार इसकी? 30 की रफ्तार से ट्रक आ रहा है, और U1 ग्रेटर था ना, U1 ग्रेटर देन U2, इसको मान के चले थे हम, तो U1 को ज्यादा मानते हैं। चलो ट्रक की रफ्तार लेते हैं 80, तो 160 माइनस 30, 130 हो गया। तो जब ट्रक साइकिल को धक्का लगाएगा बाइक को, तो उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये ट्रू है। अब ये सोचो कि ट्रक की रफ्तार कितनी रहेगी, तो ट्रक की रफ्तार कौन सी है? U1 से V1। और जब ट्रक ने बाइक को धक्का लगाया तो V2 कितना हो गया? बहुत ज्यादा, 30 से 130। इसका मतलब कि टकराने के बाद V2 जो है वो V1 से बड़ा हो गया। ये निकलेगा रिजल्ट कि V2 V1 से ज्यादा हो गया। हाँ, और ये ट्रू भी है। यहां देखो, जब ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी तो क्या ट्रक की रफ्तार कम हो जाएगी? नहीं। ये क्या पता चलता है कि इलास्टिक कॉलिजन है तो ट्रक पर ना के बराबर असर है, उसकी स्पीड सेम रहेगी, और ये ट्रू है। पहला केस। अब दूसरा केस लेके चलते हैं।
इक्वेशन मिटा दी मैंने, मुझे याद तो नहीं है इक्वेशन अब। चलो बना लेते हैं इक्वेशन, मुझे याद नहीं है। V2 के लिए बनाते हैं 2m1u1 ये V2 के लिए और V1 के लिए उधर प्लस था और M1 माइनस M2 m1 माइनस m2। और वहाँ पे प्लस था। अगर ऐसा रहेगा तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा। ये ऐसे निकल रहा है, ऐसे था जैसे 2m1u1 प्लस m1 माइनस M2। m2 माइनस m1 होगा। हाँ M2 माइनस M2। V1 और V1 कितना रहेगा?